नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारी इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। और क्यों ना हो, क्योंकि पेपर बिल्कुल अब नज़दीक, समझ लीजिए कि जुलाई में पूरी पूरी संभावना, लगभग लास्ट जुलाई तक आप लोग तैयारी को मान करके चलिए कि पेपर यहाँ तक हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे है बावर्ची में लगा प्रत्यय है, तो यहाँ में रची हो जाएगा, ची है, वाव है या फिर अची है। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसमें ची प्रत्यय देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग लगा है? संहार में, स्वीकार में, सप्रेम में, साकार में। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा संहार में। यहाँ पे सम उपसर्ग यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कार्यालय की भावी योजनाओं व कर्मचारियों की जिम्मेदारियों का विवरण होता है कार्यवृत्त में, कार्यसूची में, योजना कार्य निष्पादन में। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। इसमें सही कार्यसूची में देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली या फिर हनुमान बाहुक। कौन सी रचना यहाँ पे हो जाएगी तुलसीदास की अंतिम रचना? तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि के रूप में जाने जाते हैं और देखा जाता है तो ये हनुमान बाहुक है। इनकी अंतिम रचना के रूप में हनुमान बाहुक को यहाँ पे जाना जाता है। जननी तो जननी भई विदिशन कछुना वसाय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इसमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसमें लाटानुप्रास हो जाएगा। जननी तो जननी, यहाँ पे दो बार एक ही शब्द जब प्रयोग में आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाटा अनुप्रास हो जाता है, मतलब ये अनन्वय टाइप अलंकार हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास यहाँ देखने को मिल रहा है। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन है, तो इसमें कार्यालय का नाम, पता आदि लिखे जाते हैं। किसी अधिकारी द्वारा अपने से उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं। किसी अधिकारी के वैयक्तिक रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाने हेतु किसी विलंबित कार्य को शीघ्र करने हेतु लिखे जाते हैं, या इसमें आत्मीय स्पर्श का समावेश होता है। यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही? तो यहाँ पे बी आंसर, किसी अधिकारी द्वारा अपने उच्च अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र को यहाँ पे ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी, किसने कहा है? रैदास ने, मलुकदास, नाभादास या फिर प्रियादास। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि ये किसने कहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाभादास जी ने इसको कहा है। किसने कहा है? नाभादास। यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया है? तो इसमें किसने कर दिया है? भामा ने कर दिया, वामन ने, या फिर विश्वनाथ, या फिर आनंदवर्धन ने। किसने यहाँ पे अलंकार को आत्मा कह करके रस का यहाँ पे महत्व गौड़ कर दिया है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य भामा ने काव्य को यहाँ पे आत्मा माना है। किसने माना है? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, भामा ने यहाँ पे आत्मा माना है। अगला है पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो किसकी हो जाएगी? चित्रा मुद्गल की, मैत्री पुष्पा की, चंद्रकिरण संरक्षा या फिर मृदुला गर्ग। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा कि जो पिंजरे में मैना, ये आत्मकथा किसकी? चंद्रकिरण संरक्षा की ये हो जाती है। किसकी हो जाती है? चंद्रकिरण संरक्षा। यदि पूछा जाता है क्या है विधा इसकी, तो ये आत्मकथा के रूप में ये जानी जाती है। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सी आंसर बिल्कुल ही सही। अगला है तुलसीदास किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इनकी मतलब तुलसीदास की कौन सी ऐसी रचना है जो ज्योतिष से संबंध रखती है? रामलला नाचू है, जानकी मंगल है, हनुमान बाहुक है, या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली है। तो तुलसीदास की ऐसी रचना जिसमें ज्योतिष से संबंध बताया गया है कि ज्योतिष से जो संबंध रखता हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आंसर बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है। तो यहाँ पे कन्यादान, कन्या के लिए दान, कन्यादान, कन्या पर दान। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये कन्या का दान। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि
घुड़साल का समग्र समास विग्रह कीजिए तो घोड़ों की साल हो जाएगी, घोड़ों के लिए साल, घोड़ों में साल या फिर घोड़ों पर साल। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो घोड़ों के लिए यहाँ पे हो जाएगा। किसके लिए, घोड़ों के लिए। बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, पार्वती मंगल या फिर जानकी मंगल। आंसर आपका यहाँ पे तो वैराग्य संदीपनी में यहाँ पे हो जाता है, संत महंतों के लक्षण यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे, बी नहीं ए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वैराग्य संदीपनी बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? यहाँ पे व्यवहारिक है, व्याप्त है, वैध या फिर व्यवस्थापक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अशुद्ध यहाँ पे है, तो इसका शुद्ध देखा जाए तो यहाँ पे व्यवहारिक हो जाता है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा अशुद्ध की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे है मेरे से सांस फूल गया, उसका जो चटपट प्राण उड़ गया, पढ़ी हुई इसमें कोई किताब है, ऊपर में कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो डी कथन में से यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। मेरे से सांस फूल गए, उसका तो चटपट प्राण उड़ गया। यहाँ पे जितने भी कथन दिए हैं यहाँ पे कोई भी जो है अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पे शुद्ध नहीं है। अगला है कि इसमें से जो है इसमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? लक्षण ग्रंथ लिखने की बात कही जा रही है कि किसने नहीं लिखा है? देव ने, पद्माकर ने, भूषण ने या फिर बिहारी ने। तो यहाँ पे जो जिसने नहीं लिखा है उसके बारे में यहाँ पे बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही कि बिहारी कवि ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ये आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो छंदों की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? तो यहाँ पे छंद जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 हो जाएंगे। एक तो हो जाता है यहाँ पे वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक, यहाँ पे छंद हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 18 नंबर पे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बधो आगे कौन हवाल। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी हो जाएंगी। किसकी दृष्टि से? बिहारी का ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रूपक है, विशेषोक्ति है, अन्योक्ति है या फिर अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, और ये देखा जाए तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। मतलब कि स्थिति ये होती है कि जहाँ पे प्रस्तुत उक्ति से कोई अप्रस्तुत अर्थ निकाले और प्रस्तुत की अपेक्षा या अप्रस्तुत अर्थ प्रदान हो तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। मतलब कहा जाता है किसी और को, सुनाया जाता है किसी और को वहाँ पे, तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार देखने को मिलता है। प्रताप शाही की रचना नहीं है, काव्य विलास है, व्यंग्यार्थ कौमुदी है, नवरस तरंग है या फिर श्रृंगार मंजरी। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? प्रताप शाही की रचना यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे नवरस तरंग यहाँ पे प्रताप शाही की रचना नहीं है, जबकि काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी ये प्रताप शाही की रचना हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सरिते यहाँ पे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है या फिर चतुर्थी है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, डी आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्ति जो अलंकार यहाँ पे उक्ति पंक्तियों में पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रूपक हो जाए, उत्प्रेक्षा या फिर यहाँ पे उपमा या फिर विभावना। यहाँ पे सी कई बार देखने को मिल रहा होगा शब्द। इस शब्द को देख करके ही अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त काव्य नहीं है? बोधा है, ठाकुर है, पद्माकर है या फिर आलम है। तो यहाँ पे पद्माकर जो है ये नहीं है, सी आंसर आपका हो जाएगा सही। ये रीत मुक्त के कवि नहीं हैं, ये रीतबद्ध के अंतर्गत आते हैं।
गाँव के चारों ओर जल है वृत वाक्य में कौन सा यहाँ पे संस्कृत अनुवाद सही रहेगा? तो ग्रामम परिता जलम अस्ति, ग्रामस्य परिता जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम संति। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा सही कि ग्रामम परितः जलम अस्ति, यहाँ पे हो जाएगा ग्रामम परितः जलम अस्ति। बी ए आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमान अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति। तो जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ एक ही अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अलंकार थोड़ा टीजीटी के लेवल से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 3-4 अलंकार वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अलंकार वाली एक यहाँ पे व्याख्या सहित मैं अलंकार की एक क्लास आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर के उपस्थित होंगी। तो आप लोग जो है अलंकार यहाँ से बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। इसकी कौन सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है? आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? आचार्य शुक्ल ने यहाँ पे किसके लिए यह जो है प्रयोग किया है ब्रजभाषा लिखने में और कोई भी कवि इस प्रकार? तो यहाँ देव हैं, ठाकुर हैं, घनानंद है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके बारे में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा घनानंद। सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ हो जाता है पारा चढ़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या फिर दाल में काला होना। तो रोड़ा अटकाने का एक ही हो जाएगा यहाँ पे, बाधा डालना, रोड़ा अटकाना। बी आंसर हो जाएगा सही। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध। किस शैली का प्रयोग बीसल देव में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे गेय शैली देखने को मिल रहा है। सी आंसर हो जाएगा। बीसल देव में यदि शैली की बात की जाती है तो यहाँ गेय शैली हो जाएगी। सी आंसर। किस रचनाकार को यहाँ पे रचनाकार की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। तो यहाँ पे बौद्ध और सिद्ध जो हैं इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 15वीं शताब्दी में मुसलमान संवत शहरों, सेना, शताब्दी के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हो जाता है? किसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये जितनी भी बातें यहाँ पे कही गई हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, यहाँ पे हमीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में, कीर्ति लता में, जो कि विद्यापति की ये दोनों रचनाएं हो जाती हैं इसमें। तो विद्यापति की जो कीर्ति लता है ये यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर। डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन हो जाएगा? का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक पापी सारी नाव डुबाता है, नहीं विष बेल हमें फल पुरही, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे एक जो है कि का वर्षो जब कृषि सुखाने, ये आंसर हो जाएगा सही। सबरस के रचनाकार कौन हैं? मुल्ला वजही हैं, कुली कुतुब शाही हैं, ईसा अल्लाह खां हैं या फिर सैयद हुसैन अली खां हो जाएंगे। तो सबरस की रचना किसने की है? मुल्ला वजही की रचना ये हो जाती है। और साथियों यहाँ पे आज उन्हीं चुने हुए प्रश्नों का सिलेक्शन इसमें किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप जो भी ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ये मान के चलिए कि आपका यहाँ से कम 10 प्रश्न तो बिल्कुल होने वाला ही है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशव, बिहारी, पद्माकर, केशव, चिंतामणि, चिंतामणि, केशव, बिहारी, पद्माकर, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जीवन काल की दृष्टि से देखा जाता है तो केशवदास सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में हो सबसे पहले? तो यहाँ पर डी में केशवदास हैं। तो इनका जन्म काल देखा जाए तो 1555 से 1617 तक हो जाता है। चिंतामणि उसके बाद में इनका जन्म काल देखा जाए तो ये 1609 से 1685 इनका जीवन काल हो जाता है। उसके बाद बिहारी का 1595 से 1663 हो जाता है, जबकि पद्माकर का 1753 से 1833 तक इनका जीवन काल हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी कवि हैं सबसे पहले यहाँ केशवदास
यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे जो जितने कवि होते हैं रीतबद्ध जो कवि, मतलब रीतबद्ध को अलग, रीत सिद्धि और रीत मुक्त को अलग अलग तो करना ही है। उसके बाद इनका ये भी सन भी याद करना है कि इनके मतलब इनका जन्म कब हुआ। रीत सिद्धि में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी हो जाती है, 8 है, 20 है, 84 है, 40 है। यहाँ पे 84 हो जाती है सिद्धों की संख्या। अंगबधू किस कवि की रचना है, तो ये हो जाएगी दादू दयाल की, जबकि विद्यापति कबीर की, तो ये दादू दयाल की रचना यहाँ पे हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि देव कवि की रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगी देव की काव्य निर्णय है, रसराज है, श्रृंगार निर्णय है या फिर भाव विलास है। तो भाव विलास यहाँ पे रचना हो जाएगी किसकी, देव की रचना हो जाती है। जबकि रसराज यहाँ पे मतीराम की हो जाएगी, काव्य निर्णय भिखारी दास की, श्रृंगार निर्णय ये मतलब दोनों रचनाएं भिखारी दास की हो जाएंगी। जो कि कवि किस कैसे हैं, ये सब रीत काल के कवि यहाँ पे हो जाएंगे। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है किससे, संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, दर्द भाषा से, प्राकृत भाषा से। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे अपभ्रंश भाषाओं का विकास प्राकृत भाषाओं से हुआ है। यहाँ पे प्राकृत, पाली, उसके बाद अपभ्रंश यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल ही सही। अगला है प्रेम सागर के लेखक कौन है, ईसा अल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं या फिर बाल कृष्ण भट्ट हैं। लल्लू लाल की रचना यहाँ पे हो जाएगी प्रेम सागर, उनकी रचना हो जाती है। किसकी, तो यहाँ पे लल्लू लाल जी की। अगला प्रश्न है कि महाभोज मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है या फिर आंचलिक है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि जो मन्नू भंडारी हैं इनकी ये जो उपन्यास है ये राजनीति में मतलब राजनीति पर आधारित ये हो जाता है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। राजनीति के गठजोड़ के यथार्थ का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इस उपन्यास के माध्यम से मन्नू भंडारी ने यहाँ पे राजनीति का जो गठजोड़ या गठबंधन कहा जाए उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगाया गया है, तो पठनीय है, कृपालु है, गंतव्य है, हसोड़ है, किसमें यहाँ पे लगाया गया है। तो कृपालु शब्द ऐसा है यहाँ पे जिसमें तद्धित प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, हेमचंद है, सारंगधर हैं, सोमप्रभु सूर्य हैं, विद्याधर हैं। आंसर जो आपका सही हो जाएगा कुमारपाली प्रतिबोध के जो रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोम प्रभु सूरी। काफ़ी ये महत्वपूर्ण रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध की रचनाकार कौन है, सोम प्रभु सूरी। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रसार्णव है या फिर छंदमाला है। तो यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, जबकि रसार्णव जो है ये यहाँ पे उनकी रचना नहीं है। ये जो रचना है ये सुखदेव मिश्र की रचना के रूप में जानी जाती है। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है, दौड़ है, मीनू का सपना है, कतरा दरबतरा है या फिर आनंद मठ है। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा आनंद मठ, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र का ये प्रसिद्ध उपन्यास हो जाता है। कालक्रम के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, खुमान रासो, बीसल देव रासो, या फिर चंदन बाला रास, पाऊँ चेरियू, या फिर यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो, चंदन बाला या फिर रास पाऊँ चरियू या फिर कुमान रासो। यहाँ पे खुमान रासो हो जाएगा, पाऊँ चरियू, खुमान रासो, यहाँ रासो बीसल देव रासो या फिर चंदन वाला रास। यहाँ पे कौन सी रचना आपकी हो जाएगी बिल्कुल सही। मतलब इस तरह से घुमा फिरा कर एक ही रचना को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे पाऊँ चरियू, खुमान रासो, बीसल देव रासो, यहाँ पे चंदन बाला रास, ये यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे पाऊँ चरियू स्वयंभू की हो जाएगी, खुमान रासो यहाँ पे दलपत विजय की, बीसल देव रासो यहाँ पे नरपत नाल की, और चंदन बाला रास यहाँ पे आसुगु की रचना हो जाती है। किसकी, तो यहाँ पे जो ये रचनाएं दी हुई हैं क्रमबद्ध याद करना है, प्लस ये भी देखना है कि किसकी रचना ये यहाँ पे हो जाती है। और स्वयंभू की रचना 8वीं शताब्दी की है, दलपत विजय की 9वीं शताब्दी की है, जबकि नरपत नाल की 11वीं शताब्दी की है, और आसुकु की रचना जो है वो 12वीं शताब्दी की यहाँ पे हो जाती है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है रसमूर्ति वाला, और माना किसने है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको
माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको माना है। साक्षात रसमूर्ति किसको माना है? तो घनानंद को माना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो यहाँ पे कुबेर राय हैं, विद्यापति या फिर विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का ये जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इनकी रचना अगर देखी जाए, तुम चंदन हम पानी, हल्दी दूब चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, ये इनका जो निबंध संग्रह है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और विवेकी राय का यहाँ पे फिर बैतलवा डाल पे हो जाएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो बहुत सारे हैं, कुटज है, अशोक के फूल, ये सारी इनकी रचनाएं यहाँ पे हो जाएंगी। धनवा लेख की शताब्दी का ग्रंथ है, 7वीं का है, 8वीं का, 9वीं का या फिर 11वीं शताब्दी का? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि धनवा लोक जो है ये किस शताब्दी का है? तो ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ यहाँ पे हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे विजय सेन सूरी की जो रचना हो जाएगी रेवंत गिरी रास हो जाएगा। कौन सी? तो रेवंत गिरी रास। यहाँ पे नरपत नाल की, यहाँ पे नरपत नाल की देखी जाए तो यहाँ पे बीसल देवरासु हो जाएगी। और यहाँ आसुगु की देखी जाए तो चंदन वाला रास आसुगु की हो जाती है। और शालभद्र सूरी की भारतेश्वर बाहुबली रास ये हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही इनका मिलान हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही? बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला है कि तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो जो प्रमाण के रूप में देखा है, मतलब इनकी जो रचनाएं प्रमाणिक रूप से मानी जाती हैं, कितनी हैं? तो यहाँ पे 8 है कि 10 है, 12 है या फिर 20 है? तो यहाँ पे 12 रचनाएं इनकी हो जाती हैं। भाषा की दृष्टि से देखा जाता है तो उनकी 12 रचनाएं ब्रज में हैं, और जबकि 6 रचनाएं इनकी ब्रज में और 6 रचनाएं इनकी अवधि में हो जाती हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कवि थे, यहाँ पे दंडी हैं, भामा हैं, उद्भट हैं या फिर राजशेखर हैं? तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक यहाँ पे किसे माना जाता है? तो अलंकार प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है तो हो जाते हैं यहाँ पे कौन? भामा, ये यहाँ पे हो जाएंगे। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है हालादे कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही हो जाएगा कि हालाते कन्हैया यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये किसकी रचना हो जाती है? यहाँ अमीर खुसरो की रचनाएं ये हो जाएंगी। किसकी? अमीर खुसरो की हालाते कन्हैया। और उनकी रचनाएं दो सुखने हो जाएगा, खुसरो की पहेलियाँ हो जाएंगी, मुकरियाँ तथा गज़ल, ये सारी रचनाएं उनकी हो जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मुक्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अपवर्ग है, दधिसार है, सीपज है, ये सभी है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा कि दधिसार जो है इसका पर्याय हो जाता है यहाँ पे मुक्तक का, यहाँ पे दधिसार हो जाएगा। ये यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? अचला है, अचल है, आद्री है, नग है। तो अचला का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, तो अचला हो जाएगा किसका? यहाँ पे ये हो जाएगा पृथ्वी। और यहाँ पे अचल, आद्री और नग है, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होने वाला है ये यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न में, प्रतिष्ठा में, अधिकार में, संस्कार में। तो किसमें नहीं है उपसर्ग का प्रयोग? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल ही सही। ए। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या होगा? यहाँ पे अनुरक्त का रक्त, विरक्त, आसक्त या फिर प्रतिरक्त। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही है, विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, तो यहाँ पे मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा? दोहा है, चौपाई है, रोला है, ये सभी। तो यहाँ पे ये सारी जो भी छंद हैं ये सब मात्रिक के अंतर्गत यहाँ पे इनकी गणना की जाती है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? 4 से अधिक चरण किस में होते हैं? तो रोला में, बरवय में, छप्पय में या फिर सोरठा में। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? 4 से ज़्यादा पूछा जा रहा है तो छप्पय में हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही सी आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं है? तो मुल्ला दाऊद की, मलिक मोहम्मद जायसी की, उस्मान की, अब्दुल कादिर की। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाता है। अब्दुल कादिर की जो रचना है यहाँ पे प्रेमाख्यान काव्य की ये रचना नहीं हो जाती है, जबकि यहाँ पे जितने भी कवि हैं इनकी सारी रचनाएं प्रेमाख्यान की अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल है, हरिदास है, गरीबदास, सुंदरदास। तो निरंजनी में यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? निरंजनी के अंतर्गत पूछा जा रहा है, बी हो जाएगा यहाँ पे आपका हरिदास। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, मधुमालती है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाता है मधुमालती, ये उनकी रचना नहीं है। तो है किसकी? तो ये मंझन की रचना हो जाती है। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये आदिकाल के, रीत काल के, आधुनिक काल के या फिर भक्ति काल के। यहाँ पे रीत काल के कवि के रूप में बिहारी प्रसिद्ध हैं। रीतबद्ध शाखा के कवि माने जाते हैं, जिनकी एक ही रचना के माध्यम से पूरे हिंदी संसार में ये प्रसिद्ध हो गए। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है। विरह लीला है, श्रृंगार शिक्षा है, सुजान सागर है, रस की लिवल्ली है। तो यहाँ पे जो श्रृंगार शिक्षा है ये उनकी रचना नहीं है, और जितनी भी रचनाएं हैं सब उन्हीं की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद नहीं है? चिन्हित कीजिए। राधा है, वह है, सुंदर है या फिर विभीषण है। तो यहाँ पे राधा और विभीषण देखा जाए तो यहाँ पे नाम लिया गया है, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे डी और ए ये दोनों यहाँ पे सही हो जाता है। अवधी भाषा की शब्दावली क्या है? तत्सम बहुला है, देशज बहुला है, तद्भव बहुला है या फिर विदेशज बहुला है। तो जो अवधी की जो भाषा है ये तद्भव बहुला हो जाती है, और उसके हिसाब से देखा जाता है तो ये उकार बहुला के अंतर्गत भी आती है। इसमें जो शब्द होता है, कर्ता का प्रयोग इसमें देखने को नहीं कर्ता का प्रयोग ज़्यादातर रहता है, लेकिन इसमें वो बहुवचन में ही इसका प्रयोग देखने को मिलता है, और ये उकार बहुला के अंतर्गत बोली जाती है ये भाषा। जैसे खाना ना बोल के सब कहेंगे खनवा, और ऐसे ही मतलब विभिन्न प्रकार के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो ये इस प्रकार के शब्द जो नहीं सुन रहते हैं वो हंसने लगते हैं, लेकिन ये ऐसे ही शब्द मतलब तद्भव बहुला के अंतर्गत अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न पूछा भी जाता है कि उकार बहुला कहाँ की भाषा है? तो ये किसमें हो जाती है? अवधी की हो जाती है। किस कारक की विभक्ति निम्नलिखित में से किस विकल्प का है? तो यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि को जो है किस विभक्ति का हो जाएगा? संबंध का, अपादान, कर्ता या फिर कर्म। तो कर्ता ने कर्म को ऐसे याद करेंगे तो सबको अच्छे से याद ही होगा। तो डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? रीतबद्ध हैं, रीतमुक्त हैं, रीत सिद्ध हैं या फिर भक्ति परंपरा के हो जाते हैं? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये रीत मुक्त के अंतर्गत हो जाएंगे। रीत मुक्त हैं उसमें मतलब थोड़े कुछ जैसे आलम, बोधा, ठाकुर और इसी में ये भी आ गए हैं द्विजदेव। लेकिन जो रीतबद्ध जो कवि हैं उसमें थोड़ा बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, तो उसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए तो याद हो जाता है बहुत अच्छे से। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसने कहा है? जयदेव ने, विद्यापति ने, जायसी ने या फिर जगनिक ने। 66 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे आदिकाल और भक्ति काल के बीच का जो स्वर्णिम कड़ी किसी कहा गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा? बी आंसर हो जाएगा। विद्यापति ने यहाँ पे कहा है स्वर्णिम कड़ी के रूप में आदिकाल और भक्ति काल को, तो विद्यापति जी ने कहा है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? पद्माकर, देव, केशव या फिर भूषण की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये केशव की रचना हो जाएगी। रसिक प्रिया केशव दास की जितनी भी रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एग्जाम की दृष्टि से तो बिल्कुल ही इसको रट करके तैयार कर लेना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? निदंत्य, अस्तुल्य, निषद, विहित, निर्मल, अमल, इति, अथ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाता है? सी हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही सही।
यहाँ पे निर्मल और अमल हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाण प्लस इक है, प्रमा प्रमाणिक है या फिर प्रामाणिक, प्रा प्लस मणिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, वो कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। प्रमाण प्लस इक हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव किया जाए तो प्रमाण यहाँ पे और इक यहाँ पे। तो साथियों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आप लोगों के लिए किया गया है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा काफ़ी नज़दीक होने के कारण आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरे प्रश्नों को देखें ताकि आपकी तैयारी यहाँ से प्रश्न जो है पक्की हो सके, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो कोई भी वीडियो को ऐसे ही बीच में छोड़ेंगे तो हो सकता है वहीं से कोई आपका एक प्रश्न ऐसा होगा जो आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है, और आपकी एग्ज़ाम में वो सीट आपके नाम हो सकती है जिसके लिए आप इतनी लंबी लगन के साथ पढ़ाई जो है निरंतर कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और साथियों दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।